जी को, मोदी जी को, मोदी जी को, फिर एक बार, अब की बार मोदी जी को, मोदी जी को। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध करती हूं कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल की सुगंध फैलाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल का प्रतीक देकर स्वागत करें। अब मैं इस द्वारका की पावन धरती पर पश्चिमी दिल्ली की प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत शेरावत जी से, उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रत्याशी श्री योगेंद्र चंदोलिया जी से, दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी श्री रामवीर बिदुड़ी जी से और नई दिल्ली के प्रत्याशी हमारी बहन सुश्री वासी स्वराज जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। मोदी, मोदी, फिर एक बार, अब की बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बिल लाकर देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों, केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली लोकसभा की सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, पूर्व महापौर सुनीता कांगड़ा जी और एनडीएमसी की सदस्य श्रीमती विशाखा सैलानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी दिल्ली की मातृशक्ति सम्मिलित रूप में आकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जन जन की आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, भगवान शिव जहां नित्य विहार करते हैं ऐसे पवित्र पावन स्थली काशी, जिस काशी को प्रधानमंत्री जी ने दिव्य और भव्य बनाया, उस काशी की पेंटिंग देकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। जन जन की सेवा में समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सीधे जन जन को लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी उनका अभिवादन करने के लिए आतुर हैं। मैं पीएम उदय योजना की लाभार्थी बुद्ध विहार की निवासी श्री बलबीर सिंह और उनकी धर्म पत्नी श्री नेमवती से निवेदन करूंगी कि आएं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। उज्ज्वला की लाभार्थी श्रीमती किरण और श्रीमती विमला, जिन्होंने मुद्रा योजना से लाभ प्राप्त किया, वे भी आएं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आभार करें। श्रीमती विमला जी को 1 लाख रुपए का लोन मिला और उन्होंने जूते बनाने का काम शुरू किया। दिल्ली देहात की आन बान शान 360 गांवों के खाप के प्रधान श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, श्री गोवर्धन प्रधान जी एवं उनके साथ सतपाल पहलवान जी के सुपुत्र 52 गांवों के प्रधान श्री धारा सिंह जी से अनुरोध करूंगी वे आएं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हल देकर उनका अभिवादन करें और स्वागत करें। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को। अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सरदार आर.एस. सोडी जी से आग्रह करूंगी कि वे आएं। आप गुरु गोविंद सिंह जी के ताया जी श्री सूरजमल जी के वंशज हैं। आज भी आपकी हवेली गुरु तेग बहादुर जी की जमीन आनंदपुर साहब में स्थित है। आप देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, साहिबजादे जिनके बलिदान दिवस को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की, ऐसे वीर साहबजादों की स्मृति चिन्ह भेंट करें।
एक बार अब मैं एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद कुशलतापूर्वक दायित्व निर्वहन करने वाले हम सबके अनुकरणीय माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करती हूं कि वे आएं और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सबको प्रेरणा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथीजन और द्वारका की इस धरती पर पधारे दिल्ली के सभी मेरे भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। आज दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने आई है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका अभिवादन कीजिए। जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करना है। आज की ये रैली चुनावों से 3 दिन पहले की रैली है और दिल्ली और देश के भविष्य का निर्माण इन चुनावों ने तय करना है। इन चुनावों ने तय करना है कि आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। इन चुनावों ने तय करना है और हम सब ने मिलकर तय करना है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को देखना, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखना, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देखना। दोस्तों, हम सब ने पिछले 10 वर्षों में इस हिंदुस्तान को बदलते हुए देखा है। भारत को स्वर्णिम भारत बनते उस दिशा में जाते हुए आज हम देख रहे हैं और पूरे देश में अगर किसी एक बात की गारंटी है तो वो गारंटी है, तो वो गारंटी है, तो वो गारंटी है विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। हमने धारा 370 हटते हुए देखा है। हमारी पीढ़ियां खप गईं वो दिन देखने के लिए कि जब धारा 370 हटेगी, और हम गौरवशाली हैं कि हमने अपने जीवन काल में वो क्षण देखा है। हम सब ने अपनी आंखों से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखा है। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को देश के दुश्मनों को घर में घुस के मारते हुए देखा है। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे जीवन काल की अमिट घटनाएं हैं, जो हम अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते और ये इतिहास भी इन सब घटनाओं को स्वर्णिम अक्षरों में याद रखेगा। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जिसका एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमने देखा है बदलते हुए भारत को। हम सब भाग्यशाली हैं जो भारत को देख रहे हैं और हम इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि आपके नेतृत्व में भारत जब विकसित भारत बनेगा, भारत जब विकास गुरु भारत बनेगा, भारत जब विश्व गुरु बनेगा, वो क्षण भी हम अपनी आंखों से देखने के लिए उत्साहित हैं। हम उस क्षण को देखना चाहते हैं और उस क्षण को देखने के लिए हम सब ने संकल्प लिया है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल भी खिलाएंगे और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी। दोस्तों, हम आज जिस स्थल पर बैठे हैं ये द्वारका है और इस द्वारका में माननीय मोदी जी का आना बार बार हुआ है। यहां से क्षण कदमों की दूरी पर आपने यशोभूमि का सेंटर देखा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को दिया है, दिल्ली की जनता को दिया है। और इसी तरह से इसी द्वारका में लगभग 1569 करोड़ के आवासीय मकान दिल्ली की जनता को दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको दिए गए हैं। इसी द्वारका में
लगभग 550 करोड़ की भारत वंदन योजना पर काम चल रहा है। इसी द्वारका और रोहिणी में खेलों का एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेल और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन द्वारका वाले तो भाग्यशाली हैं कि द्वारका में सेक्टर 8 में 110 करोड़ की लागत से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है। सेक्टर 19 में 85 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सेक्टर 23 में 77 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सेक्टर 24 में 223 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसी तरह से रोहिणी में 110 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल रहा है और सेक्टर 19-20 में 30,000 लोगों की क्षमता का बैठने वाला एक फुटबॉल स्टेडियम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, जो एकमात्र दिल्ली के एक द्वारका क्षेत्र में उन्होंने स्पोर्ट्स की एक हब सिटी बनाने का प्रयास किया है, ताकि दिल्ली और देश के खिलाड़ियों को वो मूलभूत सुविधाएं मिलें जो दिल्ली के लोग और देश की जनता जिसकी हकदार है। दोस्तों, हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होते हुए देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मातृशक्ति को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार भी है जहां दिल्ली के मुखिया अपने घर में बुलाकर महिलाओं का अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, मातृशक्ति को अपमानित करते हैं। ये इसी दिल्ली में हुआ है, आप सबके सामने हुआ है। इसे दिल्ली में इस सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हम सब एकजुट होकर एक मत से, एक मुख से एक ही बात करेंगे कि 25 मई का दिन होगा, 25 मई का दिन होगा, 25 मई का दिन होगा। कमल का बटन दबाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मोदी जी को, मोदी जी को। अब मैं वैश्विक नेता, जनप्रिय नेता, भारत के प्रत्येक जन जन के हृदय में जो विद्यमान रहते हैं, ऐसे समकालीन लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि वे आए और दिल्ली की जनता को अपने ओजस्वी वचनों से कृतार्थ करें। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी को, मोदी जी को। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली का मूड क्या है, ये देश देख रहा है। अब तक 400 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। जबकि बीजेपी को दिया है वोट, विकसित भारत का संकल्प मजबूत करेगा। और इसलिए ये विशाल जनसागर भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार,
भाइयों और बहनों, आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का फर्क देखा है। मैं देख रहा हूं कि शायद जगह कम पड़ गई है, इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि हाथ में जो बोर्ड वगैरह लेकर के आए हैं, अगर नीचे रख देंगे तो पीछे वाले देख पाएंगे। आप मुझे दिखा रहे हैं, मैंने देख लिया, अब नीचे रखेगा तो अच्छा होगा। ये कुछ सुनते हैं क्या वहां वाले? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैडम आप नीचे रख सकती हो, मैडम आप नीचे रख सकती हो उसको, मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना बोलना शुरू करूं। इजाजत है? मुझे लगता नहीं है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं बोलना शुरू करूं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन कम से कम मुझे तो बोलने तो दीजिए। साथियों, देश ने कांग्रेस का मॉडल और बीजेपी का सरकार का मॉडल, दोनों में फर्क साफ है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को न आगे का सोचने की फुर्सत है, न आगे का सोचने की क्षमता है, न ही उनको हमारे संसाधनों का उचित उपयोग करने की आदत है, न ही उनको अपनी गति तेज करने की, रफ्तार तेज करने की क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है, और मैं कहूंगा इन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश, भारत को जो स्पीड चाहिए, भारत को जो स्केल चाहिए, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। अगर आप में रुचि हो तो मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी हैरत लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने।
मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी। मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी। 60 साल में 70। मोदी ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनाकर जोड़ दिया। 60 साल में कांग्रेस 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई। मोदी ने सिर्फ 10 साल में 325 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स से आज 22 से अधिक एम्स हैं। कांग्रेस के राज में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कलेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% घरों में नल से जल आता था। आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे। मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। कांग्रेस के राज में उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा वो कौन सा पंजा था बीच में लूट लेता था। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरे का पूरा 1 रुपया 100 पैसे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होते हैं। साथियों, मोदी ने 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं और वो अमाउंट है 36 लाख रुपए। 10 साल में हमने 36 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से मैं कहूं, अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो 36 लाख करोड़ जनता के लिए भेजे गए, अगर कांग्रेस सरकार होती
तो 31 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते। साथियों, देश की कार्य संस्कृति में ये बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है? कांग्रेस के पास भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व को दिखाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? दिल्ली को इतना लूटा, एक बदनुमा दाग कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। ये कांग्रेस का मॉडल था। और आपने देखा है, इसी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ। पूरे विश्व ने भारत की जय जयकार की। आप मुझे बताइए साथियों, ये सब कैसे हुआ? आप मुझे बताइए सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? साथियों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा का विकास मॉडल नेशन फर्स्ट के लिए कमिटेड है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, ये हमारा जीवन मंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, इनका एकमात्र एजेंडा है फैमिली फर्स्ट। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, आपको राजनीति की सारी जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको देश की प्रगति की जानकारियां हो या न हो तो भी, आपको कांग्रेस के कारनामों का पता हो या न हो तो भी, आपको भाजपा की स्थितियों का पता हो या न हो तो भी, दो शब्द से आप निर्णय कर सकते हैं कि सरकार किसकी बननी चाहिए। हमारा है नेशन फर्स्ट, उनका है फैमिली फर्स्ट। निर्णय देश करे, नेशन फर्स्ट चाहिए कि उनका फैमिली फर्स्ट चाहिए। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, इनमें तीन चीजें समान है। तीन चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है। तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। भाई और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है। आज मैं, जो लोग, जरा ये मीडिया वाले भी कान खोल के सुन लो, दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन गौर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया है। और मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर के निकला हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भारत की बिन सांप्रदायिकता की भावना के साथ
धोखा किया है। अब समय आ गया है ऐसे गौर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने, मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। मैं बताना चाहता हूं, मैं जरा कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, वो भाषण देते रहते हैं कि अगर पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन होगा तो आरक्षण चला जाएगा। भाषण इतने करते हो, जरा आज मुझे जवाब दो। मैं दिल्ली की धरती से चुन चुन करके सवाल पूछना चाहता हूं। इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डालकर मेरे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था। ये गुनाह किसका था? ये गुनाह किसका था? आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। ये मोदी है जो सिख दंगे के पीड़ितों को न्याय दिला रहा है। मोदी ने आते ही एसआईटी बनाई, जो आरोपी कांग्रेस नेता खुला घूम रहे थे उनको हमें सजा दिलवाई। भाइयों बहनों, इंडी गठबंधन के लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज मैं देश के लोगों के सामने इनका एक और कच्चा चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, उनका हक छीना। देशवासी जरा सुनो, ये अपने आप को बिन सांप्रदायिक कहने वालों ने दलित भाइयों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देश जानता है। 60 साल तक ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह एक सामान्य शिक्षा संस्थान के रूप में चल रही थी। इसमें भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला करता था। लेकिन 2014 के चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, ये इंडी गठबंधन वालों की जमात की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस सरकार ने चुपचाप एक चाल चली। अचानक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50% आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। 2011 के पहले एडमिशन में सभी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलता था। अब उसमें भी धर्म के आधार पर बंदिश लग गई है। मजे की बात यह है कि पहले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का अधिकार कॉलेज तक सीमित था, लेकिन कांग्रेस ने अचानक यूनिवर्सिटीज को भी इसमें शामिल कर लिया। मैं जरा, जो अपने आप को बहुत बड़े दलितों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं,
ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ा का अधिकार छीन लिया गया, आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे? जवाब दीजिए देश को। अब आप बताइए, करीब 15 साल हो गए, सैकड़ों एडमिशन हुए, सैकड़ों भर्तियां हुई, लेकिन सभी SC, ST, OBC को उनका हक नहीं मिल पा रहा। ये चीज है, ये लोग पूरे देश में लागू करना चाहते हैं और इसलिए मैं दलित भाइयों को कहता हूं, ये आपके आंख में धूल चौंक रहे हैं। मैं आदिवासियों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल चौंक रहे हैं। मैं बख्शीपंथ के हमारे OBC भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल चौंक रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में ये लोग SC, ST, OBC का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे चुके हैं। आज मैं नहीं जानता हूं हमारे मीडिया के लोग इस खबर को खबर मानते हैं कि नहीं मानते। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे OBC सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को OBC बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। आप आजादी के पहले के दिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकतें शुरू की थी जिसका परिणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर हो गए।
मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। ये लोग सुबह शाम रात दिन मुसलमान मुसलमान, वोट बैंक वोट बैंक, वोट जिहाद, यही उनका खेल चलता है। उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा हूं। इन लोगों ने भारत की बिन सांप्रदाय की भावना की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने संविधान के पीठ में छुरा भोंका है। इन लोगों ने संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया है। जब एक क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खा लिया, तब से कांग्रेस खुलकर और बड़े स्तर पर सांप्रदायिक साजिशें करने लगी है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी, पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए, 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा, और मैं छुपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और जो लूटा हुआ, मैं इन दिनों लाखों करोड़ की पैसे मिल रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। 2200 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। अकेले चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 9000 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। और मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं कि ये जो पैसे हम जब्त कर रहे हैं वो किसी न किसी निर्दोष नागरिक के ही पैसे, किसी ने नौकरी के लिए पैसा दिया है, किसी ने नौकरी के लिए जमीन दिया हुआ है,
किसी ने नौकरी के लिए अपना घर लिखवा दिया है कि जिसके अभी ट्रेल मिलेगा, मैं देशवासियों को वादा करता हूं, अगर मुझे पक्का ट्रेल मिल जाएगा, हाँ ये पैसा उसी का उसके पास गया है, तो मैं ये पैसा उसको लौटाऊंगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, दिल्ली में भारत सरकार कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये जो शानदार एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, ये सिर्फ ईज ऑफ ट्रैवल को आसानी बना रहे इतना नहीं है, इससे कूड़े के पहाड़ों को कम करने में भी मदद मिल रही है। आपको जान करके खुशी होगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ओखला और गाजीपुर का ये जो कूड़े कचरे के ढेर है ना, 1.5 लाख मैट्रिक टन कचरा हमने प्रोसेस करके उसको रोड बनाने के काम में लगा दिया। साथियों, 10 वर्षों में दिल्ली में नया संसद भवन बना है, नेशनल वॉर मेमोरियल बना है, नेशनल पुलिस मेमोरियल बना है, भव्य और आधुनिक प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है, भारत मंडपम बना है, यहां द्वारिका में यशोभूमि जैसा शानदार कन्वेंशन सेंटर बना है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली मीटिंग्स, इवेंट्स, एक्सपो, ऐसे टूरिज्म का हब बनती जा रही है। ये आने वाले समय में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। साथियों, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही दिल्ली के लोगों की सहूलियत पर भी मोदी का उतना ही ध्यान है। हर परिवार जो मुफ्त राशन की योजना से जुड़ा है, उसके हर साल 12,000 रुपए बच रहे हैं। सस्ते सिलेंडर की योजना से प्रति सिलेंडर आपका 300 रुपया से ज्यादा बच रहा है। मोदी सरकार का प्रयास ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से रसोई गैस की सप्लाई का भी है। बीते 10 साल में 15 लाख नए घरों तक पीएनजी गैस पहुंचानी शुरू हुई है। 80% तक सस्ती दवाएं देने वाला जन औषधि केंद्रों के कारण भी हजारों रुपए हर महीने बच रहे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट की कीमत को कंट्रोल कर रहा हो, मुफ्त डायलिसिस की सुविधा हो, इससे भी गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों रुपए बचे हैं। अब तो मोदी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लेकर आया है और इससे बिजली बिल, आपका बिजली बिल 0 होगा, 0। और आपकी जो अतिरिक्त बिजली होगी वो बिजली सरकार खरीदेगी। जो लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं उनकी हर महीने सरकार को बिजली बेचकर 2,500 से 3,000 रुपए की कमाई होने जा लगी है। साथियों, दिल्ली देश का दिल है, इसलिए दमदार भारत के लिए दमदार सरकार और दमदार पीएम, ये दिल्ली का दायित्व है। 25 मई को भारी मतदान करना है। मतदान ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। तो 25 मई को वेस्ट दिल्ली से बहन कमलजीत सहरावत, आगे आइए जरा, साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी, आज उनका जन्मदिन है, आइए ताली बजाकर उनको जन्मदिन की बधाई दीजिए। और नई दिल्ली से बेटी बांसुरी स्वराज जी, इन सभी को दिल खोलकर वोट देना है। आपका एक एक वोट सीधा मोदी को मिलेगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
ওকে ডক্টর। কি হলো?